हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। मैं सेल्फ आकाश एंड आज हम आए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर पे। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। बट आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे साथ साथ बताऊंगा एंड साथ साथ इसको चैप्टर को खत्म करके पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चैप्टर को पढ़ के खत्म करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इम्पैक्ट क्या था वर्ल्ड वॉर वन का। ठीक है, नाउ सिंपल सा आंसर है इसका, तुम्हारे सामने ही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तुमको डिटेल्ड आंसर चाहिए भाई, तुम नोट्स एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तुमको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे वहां से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके लिए तुमको आंसर्स बाहर से ढूंढने की जरूरत पड़े, तुम आंसर्स वहां से निकाल सकते हो। क्वेश्चन बैंक भी तुम एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए तुमको एक मेहनत करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे। ब्रिटेन ने ना सबसे पहले कस्टम टैक्स और इनकम ड्यूटीज भी, सॉरी, कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स इसी टाइम पे निकाली थी इंडिया को और ज्यादा परेशान करने के लिए। बिकॉज ब्रिटेन की वॉर की जो फंडिंग थी उसकी जरूरत थी और ब्रिटेन का वॉर कॉस्ट बढ़ रहा था। ठीक है, तुम्हारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है वॉर कॉस्ट में, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जेब से पैसे जाए, तुम्हारे नौकर के जेब से पैसे जाने चाहिए। तो ब्रिटेन ने जिसको बंदी बनाया हुआ था इंडिया को, उसने कब्जा के रखा था, तो इंडियंस पे उसने लगा दिया कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इंडिया को फोर्स किया गया ब्रिटेन के द्वारा कि भाई अपने अपने गांव से ना नौजवानों को भेजो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करने के लिए, और हमारी तरफ से ना वो लड़ेंगे ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, ब्रिटेन क्यों लड़ेंगे यार। ठीक है, तो ये था उनका फर्स्ट, मतलब कि सेकंड पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन का। तो पहला तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे, कुछ टैक्स लगा दिए थे। सेकंड, उन्होंने इंडिया की जो यूथ थी उसको जबरदस्ती आर्मी में भेजा ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। एंड थर्ड इज फेमाइंस हुए, बिकॉज बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स भी यहाँ पर जो उगते थे वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किए जाने लग गए, क्योंकि वहाँ पर फूड क्राइसिस ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर जो अनाज उगता था उसको ब्रिटेन में बेचते थे, एंड ब्रिटेन के लोग भूखे न मर जाए इसके लिए, जबकि यहाँ के लोग जो थे वो अनाज की कमी से भूखे मर रहे थे, अकाल पड़ गया था, फेमाइंस। ठीक है, 1921 में जो सेंसस हुआ ना उसके हिसाब से 12 मिलियन जो लोग थे वो मर गए फूड क्राइसिस की वजह से। इसी फूड क्राइसिस की वजह से, आर्टिफिशियल फेमाइन की वजह से। ये नेचुरल फेमाइन नहीं है। नेचुरल फेमाइन क्या होता है भाई, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तो खाना ही नहीं मिला, ग्रेन से नहीं उपजे, मतलब प्रोड्यूस हुए। ठीक है, सूखा पड़ गया, उसकी वजह से भी खाना नहीं हुआ। बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, खाना उपजा लेकिन उसको सीधा हार्वेस्ट करके कहाँ लेके गया, ब्रिटेन, ताकि वहां पर लोगों का पेट भर सके, और इंडिया का ग्रीन लेके गए। इंडिया के लोग भूखे मर गए। ठीक है, इसी की वजह से 12 मिलियन लोग मर गए इंडिया में। ठीक है, भूखमरी से, और ये बड़ी बात है बहुत ज्यादा। 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोग। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैला उस टाइम पे। ठीक है, एक वायरस होता है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, फैला उस टाइम पे, और इसने और ज्यादा चीजों को बद से बदतर कर दिया। और इन सब की वजह से क्या हुआ, लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। किसके अगेंस्ट गुस्सा हो गए, ब्रिटेन के अगेंस्ट गुस्सा हो गए, क्योंकि चीजों के दाम भी बढ़ गए। ठीक है, पीजेंट्स की इनकम गिर गई। पीजेंट्स उगाते थे कॉटन, कॉटन कौन लेता था, ब्रिटिश लेते थे। ब्रिटिश ने कॉटन लेने से मना कर दिया, बोला कि हम तो कॉटन नहीं ले पाएंगे, वॉर चल रहा है, कॉटन तुम ही रखो। तो भाई पीजेंट्स तो कॉटन नहीं बेच पाएंगे, तो उनको इनकम नहीं आएगी। 7 महीने में पता है क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए। ये तो टैक्स लगाए लगाए और भी टैक्स बढ़ा दिए। इसेंशियल कम्युनिटीज के प्राइसेस, ग्रेन्स वगैरह के प्राइसेस बढ़ा दिए गए। इससे क्या होगा, खुशी तो आएगी नहीं भाई, होली तो मनाएंगे नहीं, दीपावली तो मनाएंगे नहीं, दुखी मनाएंगे ना। तो लोग गुस्सा हो गए कि भाई हमारे नौजवान भी मर रहे हैं वॉर में, हमारे बेटे भी मर रहे हैं वॉर में, और तुम हमारे ऊपर ये सब जुल्म ढा रहे हो। तो इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर वन का इंडियन इकोनॉमी पे या इंडिया पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी आते हैं। ठीक है, गांधी जी आते हैं इंडिया में 1915 में, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और लोगों को एज अ मसीहा दिखने लग जाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो 3 रीजनल सत्याग्रह करते हैं। याद रखना कहाँ कहाँ पे, 16, 17, 18 में। चंपारण में प्रोटेस्ट करते हैं 3 खटिया सिस्टम के अगेंस्ट। 3 खटिया सिस्टम क्या होता था, 3 कट्ठे मतलब कि जमीन की मेजरमेंट है यार। ठीक है, जमीन की मेजरमेंट कुछ इस तरीके से, अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है उसके 3 हिस्से करो, हर साल तुमको एक हिस्से पे क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। और इंडिगो की फार्मिंग में दिक्कत क्या थी, इंडिगो की फार्मिंग बस यही दिक्कत थी कि भाई इंडिगो की फार्मिंग फर्टिलिटी को बर्बाद कर देती है। किसके फर्टिलिटी को बर्बाद कर देती है, सॉइल की फर्टिलिटी को बर्बाद कर देती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो चंपारण में इसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया, वो सक्सेसफुल रहा। खेड़ा में गए, वहां पर पुअर पीजेंट डिमांड कर रहे थे रेवेन्यू रिलैक्सेशन। ठीक है, रेवेन्यू रिलैक्सेशन का मतलब उनसे टैक्स ज्यादा लिया जा रहा था, अभी तो प्रॉब्लम थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई इनकम तो हो नहीं रही, तुम रेवेन्यू बहुत ज्यादा ले रहे हो, इनसे टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो वो भी सक्सेसफुल रहा। अहमदाबाद गए तो 1918 में, वहां पर कॉटन मिल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर कॉटन फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर मिल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उनको सही राइट्स नहीं मिल रहे थे, सही कंडीशंस नहीं मिल रहे थे वर्क्स के, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां भी सक्सेसफुल। तो इन्होंने हैट्रिक ले ली। ठीक है, डेब्यू मैच में ही ऐसा कुछ।
अब ये कर रहे थे सत्याग्रह। सत्याग्रह एक नया टर्म था उस टाइम पे इंडिया में। सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य मतलब ट्रुथ, और आग्रह मीन्स उससे मतलब क्लिंज कर देना, उससे चिपक के ही रहना, ठीक है। आग्रह करना मानेंगे कोई और मार्ग अपनाना नहीं, सत्याग्रह, ठीक है। सत्य से ही हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। नॉन वायलेंस के आइडिया पे बेस्ड था, बिकॉज सत्य जो है उसके लिए, उसको लाने के लिए, उसको सामने लाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को नॉन वायलेंस नहीं करना है, सॉरी अपने को वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस ही रखना है अपने आप को पॉलिसी, ठीक है। नॉन वायलेंस यानी कि सत्य मतलब, नॉन वायलेंस का मतलब है शांति, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हिंसा करेंगे तो सच कहाँ से मिलेगा? अहिंसा से, शांति, शांत मन में ही सच का प्रवास होता है, ठीक है। प्रवास होता है, पता नहीं, प्रवेश होता है, ठीक है। तो ये था सत्याग्रह का कंसेप्ट, ठीक है। एंड ये मैंने तुमको बता दिया, इट डिड नॉट रिक्वायर फोर्स बट इंस्टेड फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसमें फोर्स का यूज नहीं होता। अगर तुम सच्चे हो, तुमको कोई जरूरत नहीं है वायलेंस यूज करने की, अपना दिमाग खराब करने की, और दूसरे को मनवाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सच अपने आप सामने आ जाएगा, ठीक है। बहुत डीप लेवल की बात हो गई, बट ये था सत्याग्रह तुम्हारा, ठीक है। सत्याग्रह में यही था कि भाई एक तो वर्ण विच्छेद करना, शब्द विच्छेद करना है तुमको, सत्य का और आग्रह का मतलब। दूसरा नॉन वायलेंस और ट्रुथ, सर्च फॉर ट्रुथ के आइडिया पे बेस्ड है। किसी से तुम फोर्स नहीं कर सकते सच मनवाने के लिए, बट तुम ट्रुथ और नॉन वायलेंस के मार्ग पे चल के उसको कन्विंस कर सकते हो। इसको पैसिव रेजिस्टेंस भी बोलते थे। पैसिव यानी कि शांत, रेजिस्टेंस यानी कि भाई रेजिस्ट तो करेंगे ब्रिटिश हम हुकूमत को, ठीक है, बट पैसिव तरीके से, शांत तरीके से, ठीक है। स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले तुम यहाँ आओ। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। रॉलेट एक्ट आया भाई 1919 में, जैसे वॉर खत्म हुई ना, तो अंग्रेजों को लगा यार कि अब तो वॉर खत्म हो गई, अब वो मांगेंगे हमसे अपना अधिकार, इंडियंस, उनके लोगों को हमने मारा है वॉर में, ठीक है, भेज भेज के। तो उन्होंने तुरंत लगा दिया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था भाई? अलाउ करता था ब्रिटिश अथॉरिटी यानी ब्रिटिश कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको अलाउ करता था कि भाई कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसको शांत करने के लिए तुम लोगों को कैद करो जेल में बिना ट्रायल के। ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई। 2 साल के लिए तुम्हारी कोई पेशी नहीं होगी किसी कोर्ट में, बस ऐसे ही पड़े रहोगे तुम जेल में। ये लॉ लेके आए थे वो, ठीक है। गांधी जी ने इसके खिलाफ हड़ताल लॉन्च करी 6 अप्रैल 1919 को, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मार्शल लॉ लगा दिया गया पूरे इंडिया में। बहुत ज्यादा मतलब कि वो हो रही थी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट वगैरह बहुत हो रहे थे, तो उसको देखते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया। वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स तो थे वो बंद हो गए, रेलवे टेलीग्राफ सर्विसेज डिस्टर्ब कर दी गई, ये सब हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये सब कुछ हो गया ताकि लोग आपस में यूनाइट ना हो पाए ब्रिटिश के खिलाफ। बट हुआ क्या, एक त्यौहार था बैसाखी का, और जलियांवाला बाग मैसेकर उसी दिन हुआ। हुआ क्या कि लोग अमृतसर के, ठीक है, बैसाखी फेस्टिवल के लिए वहाँ एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर आया, उसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी, यानी कि बिना कुछ वार्निंग दिए फायरिंग स्टार्ट करवा दी, और ये ब्लैक डे माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। गांधी जी ने हड़ताल वापस ले ली, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द वायलेंस, ठीक है, ये जो वायलेंस हुआ इसके खिलाफ में। और इसी टाइम पे तुम्हारे ये हुआ था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको जो वो मिला था, क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज तो मिला था, हाँ, लिटरेचर में, वो उन्होंने वापस कर दिया था, ठीक है। इस चीज को देखते हुए अब आते हैं इसके बाद क्या हुआ। ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है, रॉलेट एक्ट भी वापस ले लिया गया फिर बाद में। अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी उससे पहले ना ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी साथ में आनी चाहिए, ठीक है, अगर हम इसको मास मूवमेंट बनाना चाहें तो खिलाफत कमेटी बनाते हैं 1919 में बॉम्बे में। गांधी जी मिलकर के अली ब्रदर्स के साथ, मोहम्मद अली होते हैं और शौकत अली होते हैं, ठीक है, ये 2 अली ब्रदर्स होते हैं, इनके साथ बॉम्बे में ना मिलकर खिलाफत कमेटी बनाते हैं, एंड ये प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, मुस्लिम्स को, ठीक है। बट ये ज्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट बनता नहीं है, तो कांग्रेस के पास जाते हैं गांधी जी, ठीक है, और सितंबर 1920 में जाके बोलते हैं कि भाई हमारा साथ दीजिए और इसका एक बड़ा मूवमेंट बनाइए नॉन कॉपरेशन के नाम से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से। तो दिसंबर 1920 में ना कांग्रेस इस चीज को मान लेती है, और कांग्रेस स्टार्ट करती है इस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से। तो होता क्या है, खिलाफत कमेटी बनती है लेकिन वो ज्यादा फैलती नहीं है। तो 1920 सितंबर में गांधी जी जाते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में, सेशन में, और वहां पर बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं कि भाई आप इस मूवमेंट को क्या करिए, स्पॉन्सर कीजिए, सपोर्ट करिए, आपके पास बड़ी पार्टी है, इंडिया भर में पार्टी फैली हुई है। तो कांग्रेस उसके लिए टाइम मांगती है, और दिसंबर में 2-3 महीने बाद क्या करती है, 1920 में एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती है हम इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर तुम्हारा स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब हम उसी के स्टेजेस पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दोनों आते हैं इसमें। टाउन्स में, कंट्री साइड में। टाउन्स में भाई वही होती है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पढ़ोगे तुम। मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन होती है, जॉब्स छोड़ देते हैं जो कॉलोनियल जॉब्स होते हैं, काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट कर देते हैं, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते हैं, ठीक है, क्लोथ्स को बॉयकॉट करते हैं, लिकर शॉप्स को पिकेट करते हैं, बस यही सब होता है।
कंट्री साइड यानी कि गांव ग्रामीण इलाकों में 3 जगह है। फर्स्ट है अवध में, देन उसके बाद आता है गुडेम हिल्स में, एंड देन आता है तुम्हारा प्लांटेशन वर्कर्स आसाम में। यहाँ पर लिखा नहीं, आसाम लिख लेना, ठीक है, आसाम में। तो होता क्या है कि अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता दूं। टाउन्स का तुमको समझ में आ गया। कंट्री साइड में बाबा रामचंद्र जो होते हैं वो किसके साथ, मोतीलाल नेहरू के साथ अवध किसान सभा बनाते हैं, अवध किसान सभा 1920 में। और जवाहरलाल सॉरी मोतीलाल नेहरू होते हैं इसमें, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो दूसरी कमेटी होती है। और बाबा रामचंद्र मिलकर क्या बनाते हैं, अवध किसान सभा बनाते हैं। और पीजेंट्स के जो भी होते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह, वो एक मंच मिल जाता है उसको डिस्कस करने के लिए। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं, ये गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। और एक गुरिल्ला वॉरफेयर लॉन्च करते हैं, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, फॉरेस्ट एक्ट के तहत, फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट। तो फॉरेस्ट एक्ट होते हैं कुछ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनको परेशानी में डाल रहा था, बोल रहा था कि भाई तुमको आने जाने की इजाज़त नहीं है, तुमको फॉरेस्ट के जो वुड्स वगैरह हैं वो सब नहीं ले सकते तुम, तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। एंड थर्ड है प्लांटेशन वर्कर, जो कि असम में हो रहा था, किसके खिलाफ, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, के अगेंस्ट, सॉरी अगेन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो कि कहीं भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता था प्लांटेशन वर्कर्स के, प्लांटेशन में मतलब प्लांटेशन से बाहर जाने के, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। कब का एक्ट था, 1859 का एक्ट था। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे 3 जगहों पे, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की झांकियां हैं, और ये तुमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, प्लांटेशन वर्कर्स के भी रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, और ये चलता रहता है। अवध किसान सभा चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला देते हैं और कुछ ऑफिसर्स उसमें मर जाते हैं, कुछ इंडियंस भी होते हैं, ठीक है। गांधी जी इस चीज को देखते हैं और नॉन वायलेंस को एम्फेसाइज करते हुए क्या करते हैं, मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। दैट्स इट, हो गया तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और कुछ नहीं है इसमें। वापस से देख लेना वीडियो को, अगर तुमको ये समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी में, ठीक है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इसके बाद होता क्या है, जो गांधी जी वापस लेते हैं मूवमेंट को, अब आते हैं हमारे काउंसिल पॉलिटिक्स। इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। काउंसिल पॉलिटिक्स क्या होता है, स्वराज पार्टी एक बनाई जाती है चितरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। काउंसिल पॉलिटिक्स होता क्या है कि पूरी तरह आजादी नहीं देते ब्रिटिश, ये क्या करते हैं, काउंसिल इलेक्शंस लेके आते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन से बोलते हैं कि हर प्रोविंस में ना, हर एक स्टेट में ना, जो यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, ये सब बने हुए स्टेट्स, इनमें क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे, और यहाँ की असेंबली में ना लोग खड़े हो सकते हैं, इलेक्शंस लड़ सकते हैं, कुछ पावर्स मिल जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे हो गए, कांग्रेस में बढ़ गए, ठीक है। कांग्रेस में 2 तरह के लोग बट गए। पहला जो कि इसके फेवर में थे, बोलते थे कुछ तो हाथ आया भाई, कुछ तो पावर हाथ आया। कुछ इसके अगेंस्ट में थे, जो बोलते थे भाई ये तो एक फसाना है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा अपने को। एक जो प्रो थे, एक जो अगेंस्ट में थे, वो 2 लोग बैठ गए। जो प्रो थे वो बोलते थे भाई हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, धीरे धीरे तो आजादी आजादी मिलेगी, एक साथ थोड़ी मिलेंगे ये लोग। ये बोलते थे नहीं, आजादी तो हमें एक ही साथ लेंगे, ठीक है। तो जो बोलते थे धीरे धीरे आजादी मिलेगी, वो बोलते थे कि हम पार्टिसिपेट तो करेंगे भाई, ठीक है, हम कॉपरेशन तो करेंगे, ठीक है। तो स्वराज पार्टी बनाई जाती है और काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया जाता है। होता क्या है, ये स्वराज पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है वो देखते हैं। फर्स्ट आता है, पहला जो पैर टूटता है स्वराज पार्टी का, वो यहाँ टूटता है, ग्रेट डिप्रेशन में। ग्रेट डिप्रेशन से क्या होता है, एग्रीकल्चर प्राइसेस क्रैश होते हैं। होता क्या है कि यूएसए से स्टार्ट होता है, वहां पर फार्मर्स की ना बहुत कम प्रोड्यूस होती है, तो बहुत कम प्रोड्यूस होगी तो इनकम बहुत कम होगी। भाई प्रोड्यूस ही बहुत कम हुआ है तो इनकम बहुत कम होगा, इनकम बहुत कम होगा तो एक्सपेंडिचर बहुत कम होगा। खर्च थोड़ी ज्यादा करोगे भाई, चलो खुशी हो गई, बहुत कम इनकम हो रही है, हम खर्च ज्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर भी कम होगा। एक्सपेंडिचर कम होगा और बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक्सपेंडिचर कम होगा, तो मार्केट में भी इनकम कम होगी। मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उनकी भी इनकम कम होगी, ठीक है, उनका भी एक्सपेंडिचर कम होगा, वो भी फिर स्पेंड कम करेंगे तो बाकियों की भी इनकम, ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन उस टाइम का। तो डिमांड थी ही नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस क्रैश हो गए, कॉटन के प्राइसेस गिर गए, एकदम जीरो हो गया। क्रैश का मतलब होता है जीरो, डिक्लाइन नहीं, जीरो हो गया। अंग्रेज अब खरीदने को तैयार ही नहीं थे, बोलते थे भाई तुम तो फ्री में दे दो हमको, तो भी हम नहीं लेंगे, बिकॉज तुम्हारा जो एग्रीकल्चर प्राइस है वो जीरो हो गया है। तो वो बोलते हैं फार्मर्स की, अब हमने तो उगाया उसका क्या होगा, तो बोलते थे अब भाई भुइयाँ छीलो, ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ये था, जिसकी वजह से कॉटन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सर्वाइव सर्वाइव किया, सफ़र करना पड़ा। एंड उससे हुआ क्या कि उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश आया, गुस्सा आया, और ऊपर से टैक्स भी बढ़ा दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, कि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स दे, स्कॉलरशिप्स दे, टैक्सेस कम कर दे, ये सब। तो उसके लिए आपको पैसे होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, कहाँ से आएंगे भाई, इंडिया से ही तो निकालेंगे पैसे, इंडिया से ही तो चूसेंगे पॉपुलेशन से। तो वही किया, रूरल डिस्ट्रेस ऐसे ही हुआ कि भाई तुम्हारी इनकम हो नहीं रही है फिर से, और तुम्हारे ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो पहला तो ये हो गया। और इसमें स्वराज पार्टी जैसे जो पार्टीज हैं जो कि ऑपरेट कर रही है ब्रिटिश के साथ, उसके लिए तो अलग से गुस्सा फूटेगा लोगों का। दूसरा टांग कब टूटा, साइमन कमीशन के टाइम पे। 1928 में साइमन कमीशन आता है इंडिया में, और एक ब्रिटिश कमीशन था जो कि
इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है और कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा क्या होगी, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उस सबको डिसाइड करने के लिए ना भेजा गया था। नाउ स्वराज पार्टी वालों को लगा कि इंडियन से कॉपरेट करेंगे यार, इंडिया के लिए आ रहे हैं कमीशन, ठीक है, इंडिया से कॉपरेट किए वगैरह कैसे चले जाएंगे। इंडिया आए, इंडिया से कुछ नहीं, इंडिया का एक मेंबर भी नहीं था इंडियन उसमें, उस कमीशन में, ना इंडिया के किसी मेंबर से, कांग्रेस के किसी भी मेंबर से, इंडियन लीडर से कोई पूछताछ करी। आए इंडिया, यहाँ के वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल वाइसरॉय से बात करी और वापस से चले गए। इससे क्या हुआ, इससे ये इन्फ्लुएंस मिला कि भाई कॉपरेट तो नहीं करने वाले ब्रिटिश, आपको झुंझुना ही पकड़ा रहे हैं, तो एक काम करो पार्टी बंद कर दो, तो पार्टी बंद कर दी गई। 1929 में एक सेशन हुआ, लाहौर सेशन कांग्रेस का, लाहौर में हुआ, ठीक है, लगदी लाहौर होती है, ठीक है, लाहौर में सेशन हुआ और जवाहरलाल नेहरू को लीडर बनाया गया, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। और प्रेसिडेंट बनते ही कांग्रेस पार्टी में एक लहर दौड़ पड़ी, और किसका लहर दौड़ पड़ा, पूर्ण स्वराज के नारे का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें फेवर वाला काम नहीं, अब हमको पूरा एकदम एक ही बार में इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, देना है इंडिपेंडेंस तो पूरा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे हम, टुकड़ों में नहीं मिलने वाला है अपने को इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि काउंसिल इलेक्शन मिला, फिर प्रोविंशियल इलेक्शन मिला, फिर असेंबली इलेक्शन, ये सब नहीं चाहिए हमको, एक ही साथ पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और उसी टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम एग्जाम में मतलब देना, सीडीएम का घोषणा हुआ कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत हो गया अब तुम्हारा, ठीक है। सॉल्ट टैक्स भी लगाया गया उस टाइम पे, सॉल्ट टैक्स लगा दिया गया था इरविन के द्वारा, और बोला कि सॉल्ट जो है ना वो केवल इंडियंस ही बनाएंगे, इंडियंस कह रहा हूँ, ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे और वहीं से खरीदना पड़ेगा, इंडियंस नहीं बना सकते। तो सॉल्ट एक सिंबल था प्रोटेस्ट का, क्योंकि हर कोई इसको यूज कंज्यूम करता था, अमीर से लेके गरीब, हिंदू से लेके मुस्लिम। गांधी जी को लगा इससे अच्छा मौका कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया, मार्च 12 से लेके अप्रैल 6 तक। अप्रैल 6 में याद करो क्या हुआ था, 1919 में, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था। गांधी और उनके 78 फॉलोवर्स ट्रस्टेड एकदम 240 मील चले, ठीक है, इस पूरे दौरान, ठीक है, और साबरमती से दांडी तक की वो जो डिस्टेंस थी वो ट्रेवल करी उन्होंने, और अप्रैल 6 को पहुंचे 1930 में। गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट बना के बोला कि तुमने सॉल्ट लॉ, मैंने मोनोपोली लगाई नहीं कि ब्रिटिश ही बना सकते हैं, देखो मैं बनाऊंगा, और बाकी लोगों को भी बनवाया कि भाई ऐसे बनाओ तुम। जो पीपल थे, पीपल ओपले नहीं है, पीपल है, वर नाउ आस्क्ड टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ठीक है, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट कर दो भाई, लॉ तोड़ो, ठीक है। लॉ तोड़ने का मतलब ये नहीं कि बस तो बिल्डिंग तोड़ने लग जाओ, उनके सर पे मार कर उनको मारने पीटने लग जाओ, ये सब नहीं, शांति से लॉ तोड़ो बस, ठीक है। अगर लॉ कहता है कि भाई तुम जंगल से बाहर नहीं जा सकते, जंगल से बाहर जाना है तुमको उसी दिन जाना है, उनको उनके सामने जाना है, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसमें। अब पार्टिसिपेशन कैसा रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये तुम्हारा थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट में तो कभी नहीं पूछेंगे तुमसे। रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स, ये विलेज, ये रूरल एरियाज का था, ठीक है। बिजनेस क्लास और वर्कर क्लास, ये अर्बन एरियाज का था तुम्हारा, बस ऐसे ही याद करना है, ठीक है। रिच पीजेंट्स जो थे वो ज्वाइन करते थे क्योंकि उनसे हाई रेवेन्यू होता, क्या था ना, विलेज रूरल एरियाज में जो जमींदार थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स को क्या क्या करते थे, रेवेन्यू देते थे, ठीक है, रेवेन्यू देते थे, और जो पीजेंट्स थे उनसे काम करवाते थे अपने जमीन पे। पीजेंट्स उनको क्या देते थे, रेंट देते थे, क्योंकि पीजेंट्स के पास खुद की जमीन नहीं होती थी, जमींदारों की जमीन होती थी जो होती थी, तो पीजेंट्स को अपने अनाज तो चाहिए ना, अनाज उगाने के लिए कैसे जाएंगे वो, तो उनको रेंट देना पड़ता था जमींदार को रेंट देते थे पीजेंट्स, और जमींदार उसी रेंट के कुछ पैसों में से रेवेन्यू देता था ब्रिटिश को। ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू बढ़ा दिया, और उसी को देखते देखते जमींदार ने रेंट भी बढ़ा दिया कि भाई हमको रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा ना, अगर ज्यादा रेवेन्यू होता मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, वही बात हो गई। तो रिच पीसेंट्स डिमांड करते थे कम रेवेन्यू को, ठीक है, दे जॉइन ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स बट विथड्रू व्हेन डिमांड्स वर अनमेट। जब इनके डिमांड्स लग रहा था इनको पूरे ही नहीं होने वाले भाई, तो फिर इन्होंने वापस ले लिया कि भाई अब कोई फायदा नहीं है इसमें टाइम लगा करके। पुअर पीजेंट्स ने हाई रेंट्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं है, कांग्रेस केवल जमींदारों को सपोर्ट करता था, ठीक है। अर्बन एरियाज में बिजनेस क्लास थी, बिजनेसमैन थे, वो शुरुआत में उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, बिकॉज बाद में उनको लगा कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो जाएगी उनके अपने सेक्टर में, ठीक है। अब कितने देर तक हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे और अपनी इंडस्ट्री को मतलब कि और ज्यादा बर्बाद करते रहेंगे, है ना। और उनको डर था कि भाई वर्कर्स का जो यूनियन है, ठीक है, कम्युनिस्ट वगैरह है, जो वायलेंट माओइस्ट वगैरह है, वो हमने अपने को क्या करेंगे, वो अपने को मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ। जो वर्कर्स थे उनकी भी सुन लेते हैं भाई, वो बेटर वेजेस डिमांड करते थे, वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशंस ज्यादा अच्छे डिमांड करते थे, और उनको सोशलिस्ट से सपोर्ट मिलता था, सोशलिज्म तुमने पढ़ा होगा, उनसे सपोर्ट मिलता था। लिमिटेशंस इस मूवमेंट के बहुत सारे थे, ठीक है। दलित्स ने डिमांड किया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उनको मिला नहीं, बिकॉज गांधी जी अड़ गए थे, और अल्टीमेटली गांधी जी की बात माननी पड़ी बी आर अम्बेडकर को, पूना पैक्ट के जरिए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा था, सेपरेट इलेक्टोरेट बोले तो भाई एक जगह इलेक्शन हो रहे हैं ना, अगर वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर वो रिजर्व सीट है, तो वहां से ना अगर जो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइनॉरिटी रहती है और पूरा रिजर्व है, तो पूरे पे ना
उसी XYZ माइनॉरिटी कम्युनिटी से इलेक्शन लड़ेंगे लोग। फॉर एग्जाम्पल तुमने सुना होगा, माइनॉरिटी की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, कि अगर ये कोई XYZ कोई सीट है, अगर वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रिजर्व सीट है, तो वहां से शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर रिजर्व है तो सारे जो भी लड़ेंगे शेड्यूल ट्राइब ही लड़ेंगे उसमें, ठीक है, लेकिन वोट सारे डालेंगे। तो ऐसा ही होता है कि जैसा कोई सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, तो वहां से बस वुमेन ही खड़ी हो सकती है, वुमेन ही जीत सकती है और वुमेन ही चला सकती है उस इलाके को, लेकिन वोट सारे डालेंगे। सेपरेट इलेक्ट्रेट में क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर ST है या SC है कोई एरिया रिजर्व है उनके लिए, तो SC ही खड़े होंगे, मान के चलो उस एरिया से जितने भी कंटेस्टेंट्स खड़े होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जो वोट है ना वो भी SC डालेंगे। ये था इसमें प्रॉब्लम, गांधी जी को सही नहीं लगा, गांधी जी को लगा ये डिवाइड एंड रूल है और मैं तो अड़ गया, गांधी जी अड़ गए, ठीक है, तो उन्होंने अल्टीमेटली पूना पैक्ट साइन किया और इसको होने से रोक लिया, थैंक गॉड, ठीक है। मुस्लिम्स दूसरी तरफ उनको लगा कि भाई हमको अकेला छोड़ दिया गया खिलाफत मूवमेंट के बाद ही, ठीक है, और मूवमेंट वीक हो गया। जिन्ना और मुस्लिम लीग जो थे वो उन्होंने मुस्लिम जो वो थे पॉपुलेशन थी उसको अपने फेवर में कर लिया बहुत हद तक, ठीक है। एंड गांधी इरविन पैक्ट हुआ फिर बाद में, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट हुआ, गांधी जी ने अटेंड किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, बीच में रोक के गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, बीच में रोक के, ठीक है, और गांधी जी गए वहां पर, बट वहां से डिसअपॉइंटेड लौटे, उनकी कोई बात सुनी नहीं गई वहां पे, और बाद में आके उन्होंने फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चीजें बदल चुकी थी, चीजें बिगड़ चुकी थी, तो ये सब था इसमें। अब जो लास्ट टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, कैसे भाई कलेक्टिव आइडेंटिटी स्प्रेड होती है। भारत माता एज अ सिंबल, ठीक है, भारत माता को फर्स्ट इमेजिन किया गया था एज अ सिंबल, एज अ पर्सन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था उसमें, ठीक है, उन्हीं के अपने जो अभी हमारा नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम, ठीक है, AR रहमान वाला नहीं, वो वंदे मातरम तो स्कूलों में होती होगी, तुम जानते हो। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, चट्टोपाध्याय जी ने, एंड वो उसके थ्रू डिपिक्ट किया गया है भारत माता को, ठीक है, एज अ नेशन इंडिया को डिपिक्ट किया गया है। पेंटिंग की बात करें तो फर्स्ट पेंटिंग अविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, एंड एक एस्थेटिक फिगर था, बहुत ही तपस्विनी फिगर था, ठीक है, जो कि अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने शायद से बनाया था उसी का, एक बहुत ज्यादा दुर्गा वाला अवतार बनाया था भारत माता का। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में जो लिटरेचर था, बंगाली लिटरेचर, उसको कंपाइल किया, जैसे नतीशा शास्त्री ने तमिल लिटरेचर को कंपाइल किया। इससे पता लगता था कि भाई फॉल्कलोर जो है ना, फॉल्कलोर वो नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, यानी कि अगर तुम अपने रीजनल कल्चर को अच्छे से जान सकते हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा घुले मिले हो, तुम नेशनलिज्म में बहुत ज्यादा घुले मिले रहोगे, कहने का मतलब था। नेशनल फ्लैग स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन और येलो का बना था 1905 में, फिर 1921 में गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग को विद स्पिनिंग व्हील, चरखा, ठीक है, यूं करके था और ऊपर ऐसे था, 8 लोटस वाला भी था, वो भी देख सकते हो तुम। तो बस इतना था इस चैप्टर में, और उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब बाकी के चैप्टर्स के लिए मिलते हैं किसी और क्लास में, बाकी तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का उसको ज्वाइन कर लेना, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।